नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सत्या में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल एसएससी जेईई का पेपर 2018 का 27 जनवरी को जो हुआ था, उसके हम 20 क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हमने पहले लेक्चर में बताया है कि हर लेक्चर में हम 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस हिसाब से इसके 100 टेक्निकल क्वेश्चन के 5 लेक्चर लूँगा जिसमें हम ये पूरा सॉल्व करूँगा। तो इसकी लेक्चर फर्स्ट देखने के लिए यहाँ पर कोने पे जो आई बटन आ रही होगी उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्लम्बॉब लाइन्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडेटिक सर्वे विल। तो जो आपको मैं बताता चलूँ, जो प्लम्बॉब लाइन होती है वो क्या होती है। जो प्लम्बॉब वो लाइन होती है, जो प्लम्बॉब को हम जब किसी भी माध्यम से लटकाते हैं तो जो रस्सी जो लाइन बनाती है उसी को प्लम्बॉब लाइन कहते हैं। ये किसी भी दीवार है, वॉल है, कोई भी है, या कोई सर्वे कर रहे हैं तो किसी पॉइंट से हम जब लटकाएंगे, ये मान लो वॉल है तो ये इसको हम यहाँ से लटकाते हैं तो ये इसके पैरेलल जाती है और पृथ्वी से कितने 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो अर्थ होता है हमारा, पृथ्वी जो है वो हमारी कैसी है, गोल है। तो उसमें हम गोल पृथ्वी है, तो इसके लिए सर्वे के लिए भी हम 2 तरफ का सर्वे करते हैं, 2 टाइप का सर्वे करते हैं। एक सर्किल डाल लूँ, तो अब ऐसी गोल है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि अर्थ की रेडियस को भी कंसीडर करते हैं। तो कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री पे वो डालेंगे, यहाँ इस जगह पर अगर हमने प्लम्बॉब लिया तो ये अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। अगर दूसरी भी जगह से कहीं से ये पॉइंट, दूसरा कोई 2 डिफरेंट पॉइंट बोला है ना, तो दूसरा पॉइंट से यहाँ से, तो ये अर्थ के सरफेस से कितने 90 डिग्री बनाएगी। लेकिन जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम, अगर ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है तो उसके लिए हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। छोटे सर्वेस के लिए हम प्लेन सर्वे को रेफ़र कर देते हैं, लेकिन बड़े सर्वे के लिए जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो इसमें हम अर्थ की जो रेडियस है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो ये इन दोनों की जो लाइन है वो क्या करेगी, अर्थ के सेंटर से होते हुए जाती है, हमेशा अर्थ के सेंटर से होते हुए जाती है। और ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हैं, अर्थ के सेंटर पर। तो यही इसी का आंसर हो जाएगा, इंटरसेप्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ। दोनों रेखाएं अर्थ के सेंटर पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कैलकुलेट द ट्रू रेडियस लेवल ऑफ ए पॉइंट ए आफ्टर करेक्टिंग द रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। तो कोई भी पॉइंट ए है उस पर हमको RL ज्ञात करना है, करेक्टिंग द रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों को सही करते हुए। तो दे रहा है कि द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट टेकन फ्रॉम ए इंस्ट्रूमेंट सेट एट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। जो हमको डिस्टेंस से 2 किलोमीटर दे रखी है। एंड कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए इज 2.56 मीटर। तो जो ए से जो डिस्टेंस है, जो ए पर जो रीडिंग है वो कितनी है, 2.56 है। आगे कह रहा है द स्टाफ रीडिंग फ्रॉम द सेम स्टेशन ऑन ए बेंच मार्क ऑफ रेडियस लेवल, यानी RL वैल्यू कितनी है, वो 100 मीटर एज, और जो उस पर रीडिंग ली गई है वो कितनी 1.34 मीटर ली गई है। 0.06735 d²। तो इसमें हम d की वैल्यू रख देंगे। d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ये 0.06735 ये सर्वे में डायरेक्ट फार्मूला है, याद रखना है। 2 का वर्ग 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2694। तो जो एक्चुअल रीडिंग ए पर है वो कितनी आएंगी, तो आ जाएगी एक्चुअल रीडिंग ऑन ए पर कितनी हो जाएगी 2.56 माइनस के 2694। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2906। अब हमको क्या, इसकी ए बिंदु पर RL ज्ञात करना है। तो ए बिंदु पर RL कितना होगा, वो होगा हमारा RL इक्वल टू RL ऑन ए।
बी पर कितना 100, इसमें से माइनस कर देंगे 2.29 माइनस के 1.34। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99.05। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ फॉर एनालिटिक टेलीस्कोप इज इफ एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट के एंड सी आर मल्टीप्लाइंग एंड एडिसिव कांस्टेंट। तो इसने कह दिया है कि मतलब एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए हमको जो डी की वैल्यू है फाइंड करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको टैकोमेट्री इक्वेशन बोलते हैं, वो होता है हमारा डी इक्वल टू के एस प्लस के सी। तो इसमें क्या होता है, एनालिटिक टेलीस्कोप होता है, उसके लिए जो के की वैल्यू है वो तो रहती है हमारी 100 एंड जो सी की वैल्यू है वो रहती है हमारी 0। इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं तो डी इक्वल टू हमारा 100 एस आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100 एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विद एन इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द स्केल ऑफ मैप विल बी। तो जो अगर आर एफ वैल्यू कह रहा है कि आर एफ वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, आर एफ वैल्यू का अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो इसके और मैप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं आपको बता दूं जो आर एफ का फॉर्मूला होता है, आर एफ वैल्यू इक्वल टू वो होता है डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड या एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो ये तो हमारा आर एफ का फॉर्मूला होता है। इसमें जो डायमेंशन ली जाती है वो हमारी सेम ली जाती है, ये हमेशा मैक्सिमम सेंटीमीटर में हम रखते हैं। तो अगर मान लो कोई भी डिस्टेंस है मैप पर 10 सेंटीमीटर दर्शाई गई, जबकि एक्चुअल ग्राउंड पर कितनी है वो 20 किलोमीटर है, तो इसके लिए हम आर एफ वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी निकलेगी, तो आर एफ इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपॉन 20 किलोमीटर। किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू निकालते हैं सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 20 इंटू किलोमीटर को चेंज करेंगे 20 इंटू 10⁻³ इंटू ये तो हो गया किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20,000। 20 पे पॉइंट मतलब 4 पॉइंट आ जाएंगे, 4 बिंदी, ये आर एफ वैल्यू होती हैं। तो यानी कि जितना भी हम अगर हर बढ़ाते जाएंगे उसका मैप पर जो माप है वो कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इफ लीस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज 0.02 mm। यानी कि जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है डेल्टा इक्वल टू हमको दे रखी है इसने, वो कितनी दी है 0.02 mm। एंड कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, तो मेन स्केल की जो है वो कितनी दे रखी है एस इक्वल टू 1 mm। तो हमको कैलकुलेट करना है वर्नियर स्केल, यानी कि v इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, v इक्वल टू ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू एस माइनस के v। इसमें हम जब इसकी वैल्यू रख देंगे, डेल्टा की वैल्यू 0.02 इक्वल टू एस की वैल्यू 1 माइनस v, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 0.98 mm। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा 0.98 mm। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें चेन के चैप्टर से वैल्यू दे रखी हैं किसकी लेंथ कितनी होती है। तो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन। तो जो इंजीनियरिंग चेन होती है उसकी लेंथ हमारी 100 फीट होती है, इसकी लेंथ 100 फीट होती है। और नंबर ऑफ लिंक कितनी होती हैं 100 लिंक होती हैं इसमें। तो एक लिंक की लेंथ कितनी होती है 1 फीट पर लिंक होती है, यानी एक लिंक की लेंथ 1 फीट होती है। और दूसरा देखा लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन 66 फीट, तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला तो गलत है ही, 33 फीट नहीं होती है।
थर्ड दे रखा है लेंथ ऑफ कंटस चेन है 66 फीट, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कंटस चेन की जो लेंथ है वो 66 फीट होती है और जो इसमें कड़ियों की संख्या वो 100 होती है। नंबर ऑफ लिंक 100 लिंक होती हैं और पर लिंक की जो लेंथ है वो 0.66 फीट होती है, यानी कि लगभग 8 इंच के समथिंग। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि रेवेन्यू चेन इज 43, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो रेवेन्यू चेन है उसकी लेंथ है वो 33 फीट रहती है। इसमें नंबर ऑफ लिंक जो रहते हैं वो हमारे रहते हैं 16। तो एक जो लिंक की लेंथ है वो हमारी 2.0625 के समथिंग रहती है, या इसको इंच में कहूँ तो 24.75 इंच के समथिंग रहती है। और एक चेन और होती है जिसको बोलते हैं मीट्रिक चेन। तो जो मीट्रिक चेन होती है ये हमें दो लेंथों में मिलती है। एक तो मिलती है 20 मीटर। 20 मीटर का फंडा क्या रहता है, इसमें जो है नंबर ऑफ लिंक जो है वो हमारी रहती है 100 और एक लिंक की जो लेंथ है वो रहती है 20 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना है। एंड दूसरी जो मिलती है हमें मीट्रिक चेन में वो मिलती है 30 मीटर। इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने रहते हैं, 150 लिंक रहते हैं। एंड जो एक लिंक की जो लेंथ है वो हमारी 20 सेंटीमीटर ही रहती है, तो ये भी साथ ही साथ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर होल सर्कल बेयरिंग। तो जो हमारी बेयरिंग होती हैं वो दो टाइप में हम इनको मापते हैं। एक तो होती है क्यूबी कोआर्डेंटल बेयरिंग जिसको बोलते हैं, और एक होती है WCB जिसको होल सर्कल बेयरिंग बोलते हैं। जो क्यूबी होती है इसको हम 0 डिग्री से 90 अंश तक मापते हैं और इनको हमेशा दिशा से निर्देशित किया जाता है, या तो N के अकॉर्डिंग होगी या S के अकॉर्डिंग। कोई भी अंश है N से E की तरफ या वेस्ट की तरफ, या S से E की तरफ या वेस्ट की तरफ इसका एंगल रहता है। क्यूबी में क्या करते हैं हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम हमेशा इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करते हैं। तो ये हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। एंड जो WCB है जिसको होल सर्कल बेयरिंग बोलते हैं, उसमें हमेशा हम जो एंगल मेजर करते हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉर्थ साइड से मेजर करते हैं। कोई भी एंगल मान लो ये थीटा है तो यहाँ से N साइड से मेजर किया जाएगा, हमेशा N साइड से मेजर किया जाएगा। ये मान लीजिए कोई बिंदु P है तो ये एंगल हमेशा N से करेंगे, जहाँ से भी हो तो वहाँ से ये फाई मान लो, तो ये एंगल यहाँ तक फाई है, तो ये कैसे क्लॉकवाइज एंड N से, तो ये हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है। तो इट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस एंड ऑलवेज क्लॉकवाइज भी होता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ टेंजेंट ऑफ, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको फाइंड आउट करनी है। ये इक्वल टू ज्ञात करना लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व, यानी कि D की जो वैल्यू है, कर्व जो दे रखा है D वो कितना दे रखा है 5। एंड कह रहा है इफ़ द डिफ्लेक्शन एंगल, जो फाई की वैल्यू है, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 60 अंश। तो हमको कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट LT लिख लेता हूँ शॉर्ट में। LT इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा R tan phi/2। जो हमको R की वैल्यू याद करनी है, R क्या होती है हमारी रेडियस होती है, कर्व की जो रेडियस होती है वो R होती है। R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 1719/D, और D की वैल्यू कितनी है 5 है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो 1719/5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 343.80। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। LT इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 343.8 इंटू 10, फाई की वैल्यू 60/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 343.8 इंटू, ये होता है 1030 हो जाएगा। तो 1030 की वैल्यू 1/√3। जब इसको हल करेंगे तो इसकी आएगी वैल्यू 0.5773। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 198.49 के समथिंग, 198
98.49, इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 198.6, ये उसके पास लाई कर रहा है, तो यही लगभग आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ, हमको लिमिटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी एल स्मॉल एल जिससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल हमको ज्ञात करनी है। कह रहा है इफ़ द मैक्सिमम एलोवेबल एरर इन लेंग ऑफसेट इज 2 डिग्री, थीटा की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमको 2 डिग्री। एंड कह रहा है द स्केल ऑफ मैप, तो स्केल ऑफ मैप एस इक्वल टू कितना दे रखा है 100। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एस अपॉन 40 साइन थीटा, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 अपॉन 40 एंड साइन 2 अंश। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 71.63 आ जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लेंगे इसको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट द एरर इन स्टाफ रीडिंग ऑन ए स्टाफ ए डायमीटर ऑफ 100 मीटर ड्यू टू आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल बाय 4 डिवीजन, द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इज 30 सेकेंड पर 2 mm डिवीजन। तो इसमें हमको एस इक्वल टू फाइंड आउट करनी है, जो सेंसिटिविटी है वो एस इक्वल टू हमको ज्ञात करनी है। और दे रखा है इसने कि डिस्टेंस डी कितनी दे रखी है, वो 100 दे रखी है, डी इक्वल टू 100 मीटर। एंड कह रहा है जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितनी दे रखी है, एन इक्वल टू 4 डिवीजन, एन इक्वल टू 4। एंड दे रखी है जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 30 सेकेंड, अल्फ़ा इक्वल टू 30 सेकेंड। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा अल्फ़ा इक्वल टू एस अपॉन एन डी इंटू 20 62 65, डायरेक्ट फार्मूला है ये, उसी में इसकी वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, डी की वैल्यू 100 इंटू 20 62 65। तो एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 इंटू 400 अपॉन 20 62 65। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.58 आ जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम, जो पीआई है प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो आईपी से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होती है। तो जो क्ले है उसके लिए हमारी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये 15 से 100 तक होती है एलुवियल सॉइल के लिए, जबकि 100 से 200 तक लाई करती है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। और ग्रेवल के लिए जो है वो 0 रहती है, ग्रेवल और सैंड के लिए जो आईपी की वैल्यू है वो 0 रहती है। एंड सिल्ट के लिए जो है वो 10 से 15 के बीच लाई करती है, ये भी साथ ही साथ याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए फ्रैक्शन पायल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर डी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दे रखा है, डी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। एंड कह रहा है एम्बेडेड 15 मीटर इंटू, यानी कि एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 मीटर। होमोजीनियस कंसोलिडेशन के लिए डिपॉजिट इफ एडिशन फैक्टर अल्फा इक्वल टू 0.7 एंड एडिशन डेवलपमेंट बिटवीन क्ले एंड पाइल शाफ्टेज सीवार की वैल्यू 4 टन पर स्क्वायर मीटर। ज्ञात करना है व्हाट इज सेफ लोड, क्यू सेफ हमको फाइंड आउट करना है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये 3 दे रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है वो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 3 दे रखी है, 0.3 नहीं वो 3 है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला होता है क्यू सेफ इक्वल टू अल्फा सी बार इंटू एरिया ऑफ सॉइल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें रख देंगे वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू 0.7 इंटू सी बार की वैल्यू 4
इंटू एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पाई इंटू डी 0.5 इंटू एच 15 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 21.98 समथिंग, हम कह सकते हैं इसको 22। करेक्ट आंसर हमारा 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इफ़ द वर्ड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी फॉर ए सॉइल, यानी वर्ड रेशियो जिसको ई बोलते हैं, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है v इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻7 और कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपेज वेलोसिटी, यानी कि vs हमको ज्ञात करनी है। vs का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा v/n। तो n इक्वल टू हम फॉर्मूला लगा देंगे, n इक्वल टू होता है हमारा e/1 + e। जब इसमें सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू 0.5 अपॉन 1 + 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इसमें हम फॉर्मूले में रख देंगे v की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 18 इंटू 10⁻⁻7। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है फॉर बल्क हेड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली। तो जो हमारी कूलम और रैंकिन थ्योरी है वो तब लागू होती है जब सॉइल शियर स्ट्रेंथ वॉल के लैटरल यील्ड कर रही हो। किसके द्वारा? स्लाइडिंग के द्वारा, जो इसके बॉटम के परत है रोटेशन द्वारा होता है। ये कभी भी बल्क हेड के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ स्लाइडिंग और रोटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा बल्क हेड से रिलेटेड है ही नहीं, तो उसका नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज। तो जब द्रव की दो लेयर एक दूसरे की परत मोशन में होती हैं तो वो एक दूसरे की गति की विरोध करती हैं। द्रव का यही गुण जो है वो हमारा क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। कोई भी दो लेयर हैं ये एक दूसरे की परत क्या कर रही हैं? मोशन में है, गति में है, तो इनके बीच में क्या एक विरोध उत्पन्न होता है, जिस विरोध को ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो जब द्रव का तापमान हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि द्रव के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिक्रीज होता है और इसीलिए हमारी जो विस्कोसिटी भी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिक्रीज आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी, इससे जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, और जो डेंसिटी की जो मात्रक होता है वो किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो वो निकल के आती है वो आती है मीट्रिक स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये तो होती है MKS में। अगर हम इसको CGS में करें तो वो हो जाती है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी को हम स्टॉक भी बोलते हैं। तो इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी डायमेंशन हो जाएगी CGS पद्धति में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम सर्कुलर पाइप हैविंग डायमीटर 0.5 एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमको Q हमको फाइंड आउट करना है, डिस्चार्ज Q इक्वल टू ज्ञात करना है। इसने कह रहा है कि डायमीटर जो है D इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 0.5। कोई सर्कुलर पाइप है, इसके थ्रू पानी बह रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है V की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर में है डायमेंशन। तो Q का जो फॉर्मूला होता है वो Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू AB होता है। Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कितना आ जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 0.25 इंटू 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 1.96 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
वो कह रहा है ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो कोई भी रेक्टेंगुलर चैनल है इसका क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 15/9। 15 तो इसकी ब्रेथ हो गई एंड 9 क्या हो गई हाइट हो गई। तो वो कह रहा है कि रनिंग एट 1/3, तो इसके जो द्रव है वो इसके 1/3 बह रहा है, तो 9 का 1/3 कितना होगा 3 मीटर। तो ये 3 मीटर पानी इसमें बह रहा है, ये मान लेते हैं 3 मीटर इसमें पानी चल रहा है। व्हाट इज द हाइड्रोलिक रेडियस, यानी कि आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आर इक्वल टू क्या होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। आर इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा 15 × 9 अपॉन वेटेड पैरामीटर कितना होगा 3, 15 और ये यहाँ तक 3, ये हमारा वेटेड यानी गीला एरिया कितना हो जाएगा पैरामीटर 15 + 3 + 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 6.43 आ जाएगी, 6.43। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतने मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है ए टरबाइन जनरेट द पावर ऑफ 1,50,000, यानी पी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1,50,000 किलोवाट एंड वाइल वर्किंग एट स्पीड, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो दे रखी है 300 RPM और आगे दे रखा है एट हेड ऑफ, यानी कि एच की जो वैल्यू है वो दे रखी है 100 मीटर। व्हाट इज द स्पेसिफिक स्पीड, यानी कि एन एस हमको फाइंड आउट करनी है, एन एस इक्वल टू ज्ञात करनी है। एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एन एस इंटू एच की पावर 5/4 होल अपॉन √p। जब हम इसमें इनका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 इक्वल टू एन एस हमको ज्ञात करना है इंटू एच की वैल्यू दे रखी है हमको 10⁻⁴ अपॉन √p की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,50,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 367.42। तो हम कह सकते हैं 367 इसकी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये लास्ट प्रश्न रहेगा इसको लेक्चर का। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर द लैमिनर फ्लो इन सर्कुलर पाइप। तो उसके लिए हम कितनी लेते हैं 64/RE लेते हैं, ये हमको याद रखना है 64/RE डार्सी फ्रिक्शन इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर, ये आंसर हो जाएगा। यहीं पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को पेपर ये पसंद आया होगा, जो आंसर दिए हैं अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे, अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF लिंक पाने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और कई अन्य PDF भी पा सकते हैं। SSC, UPSSC एंड अदर रिलेटेड SSC सिविल से रिलेटेड काफ़ी PDF आप हमारी इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।